मॉडर्न सास के संस्कारों का सच। सुबह के 5 बजे होते हैं। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होगी। पूरे घर में शंख और घंटियों की आवाज गूंज रही। कमला निवास नाम का एक बड़ा मॉडर्न घर रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा होता है। घर के अंदर बना बड़ा सा मंदिर फूलों और दीपकों से सजा होता है। कमला देवी लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर मंदिर के सामने आंखें बंद किए बैठी होती है। हाथ में माला और चेहरे पर बहुत शांति दिखाई दे रही होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। तभी बड़ी बहू शिल्पा हाथ में फूलों की थाली लेकर धीरे धीरे वहां आती है। उसने सिंपल साड़ी पहनी होती है और सिर पर लंबा पल्लू। उसकी आंखों में नींद साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन फिर भी चेहरे पर बनावटी मुस्कान होती है। मम्मी जी प्रणाम। खुश रहो बहू। घर की बहुएं अगर सूरज निकलने से पहले उठ जाएं तो घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। शिल्पा चुपचाप उनके पास बैठ जाती है। तभी मोहन जी कुर्ता पजामा पहने हुए आते हैं। उनके पीछे मुकुल, राघव और रिया भी। रिया ने सिंपल सूट पहना है और बालों की चोटी बनाई होती है। सभी लोग हाथ जोड़कर आरती सुनने लगते हैं। अरे कमला, तुम्हारी आवाज सुनकर तो मन शांत हो जाता है। परिवार संस्कारों से चलता है मोहन जी, वरना पैसा तो आजकल हर किसी के पास है। आरती खत्म होते ही कमला देवी प्रसाद की थाली उठाती हैं। सब लोगों को प्रसाद देने लगती हैं। तभी शिल्पा हल्की सी जमाई ले लेती है। कमला देवी तुरंत उसे घूर कर देखती हैं। अगले दिन सोसाइटी के मंदिर में बड़ा कीर्तन होता है। मंदिर में काफी भीड़ होती है। सभी औरतें साड़ियों और सूट में बैठी होती हैं। बीच में कमला देवी ढोलक के पास बैठी बहुत मधुर आवाज में भजन गा रही होती है। रघुपति राघव राजा राम। कमला जी कितनी संस्कारी है, इतनी मॉडर्न होकर भी अपने घर को संस्कृति से जोड़े रखा है। और देखो ना, बहू बेटी को कितना अच्छे से कंट्रोल में रखा है। आजकल ऐसा कौन कर पाता है। सही कहा बहन, इनके घर की बहुएं तो हमेशा सिर पर पल्लू रखती है, तभी तो घर में इतनी शांति है। कमला देवी सबकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता है। शाम को बड़े से हॉल में मोहन जी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। कमला देवी उनके सामने बैठी चाय पी रही होती हैं। तभी मोहन जी अखबार नीचे रखते हुए कमला की तरफ देखते हैं। कमला, अब छोटे बेटे की भी शादी की उम्र हो गई है। कुछ लड़की देखी है क्या तुमने? देख तो रही हूँ जी, लेकिन आजकल संस्कारी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं। पीछे सीढ़ियों के पास खड़ा राघव उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देती है। यही सही मौका है, मम्मी पापा को बता देता हूँ, मुझे लड़की पहले से पसंद है। राघव धीरे धीरे अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और फोटो मेज पर रख देता है। पापा मम्मी, मुझे पहले से एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। मोहन जी एकदम गुस्से में खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ से अखबार नीचे गिर जाता है। अरे तो पागल हो गया है क्या? हमारे घर में लव मैरिज वाली लड़की आएगी बहू बनकर। राघव घबराकर पीछे हट जाता है। तभी कमला देवी फोटो हाथ में देखती हैं। फोटो में नेहा मॉडर्न कपड़ों में बहुत सुंदर और शांत दिखाई दे रही होती है। रहने भी दीजिए ना जी, सबसे छोटा बेटा ही तो है घर का। और वैसे भी लड़की फोटो में कितनी संस्कारी लग रही है। तुम्हें पता है संस्कारी लग रही है? कमला कुछ बोलने की कोशिश करती है। तभी मोहन जी गुस्से में सबके सामने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। शिल्पा और रिया डरकर खड़ी रह जाती हैं। अरे पापा, ये क्या कर रहे हो आप? इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई कि आपने मम्मी पर हाथ उठा दिया। मोहन जी बिना कुछ बोले गुस्से में अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक राघव ना किसी से बात ठीक से करता है और ना ही खाना खाता है। पूरे घर का माहौल भारी हो जाता है। एक दिन शहर के बड़े कैफे में राघव और नेहा बैठे होते हैं। कैफे में हल्का म्यूजिक चल रहा होता है। नेहा कॉफी पीते हुए राघव की तरफ देख रही होती है। क्या हुआ? तुम तो बहुत अपसेट लग रहे हो। अरे यार कुछ नहीं, घर वाले शादी के लिए मान ही नहीं रहे हैं। तो उन्हें मेरे बारे में बताओ ना कि मैं सरकारी जॉब में हूँ, और बताओ कि मेरी पोस्ट तुम्हें भी मिल जाएगी अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो। बिना कुछ किए सरकारी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, शायद उन्हें समझ आए। राघव के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देने लगती है। रात को राघव वापस घर आता है। मोहन जी हॉल में बैठे होते हैं। राघव धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। पापा, वो लड़की बहुत अच्छी है, सरकारी जॉब पर है और उसका परिवार हमसे भी ज्यादा अमीर है। शादी के बाद उसकी सरकारी नौकरी भी मुझे मिल जाएगी क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहती। मोहन जी के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। चलो, हमसे ज्यादा अमीर लोग हैं तो समाज में हमारा भी नाम होगा और अच्छा खासा दहेज भी आएगा। मोहन जी धीरे धीरे कमला की तरफ देखते हैं। कमला हल्का सा सिर हिला देती है। दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार नेहा को देखने उसके घर जाता है। नेहा का घर बहुत बड़ा और आलीशान होता है। हर तरफ महंगे फर्नीचर और सजावट दिखाई दे रही होती है।
कमला और शिल्पा साड़ी पहन कर आती हैं, जबकि रिया ने सिंपल सूट पहना होता है। नेहा धीरे धीरे ट्रे में चाय लेकर आती है। उसने हल्का सा सूट पहन रखा था। तेरा ससुराल तो बहुत संस्कारी लग रहा है और तेरी सास भी कितनी संस्कारी है। मुझे तो पहले से ही पता है कितना अच्छा परिवार है राघव का। कुछ दिनों बाद राघव और नेहा की शादी धूमधाम से हो रही होती है। मंडप फूलों और लाइटों से सजा होता है। सभी लोग बहुत खुश दिखाई देते हैं। ओम स्वाहा। तभी कमला देवी अचानक बीच में रोक देती हैं। पंडित जी रुको, आपने मंत्र गलत बोल दिया। सभी वहां बैठे लोग हैरानी से कमला की तरफ देखने लगते हैं। ये मंत्र ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है। कमला देवी खुद सही मंत्र बोलकर दिखाती हैं। पंडित जी भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। शादी में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। एक बार फिर कमला जी ने कमाल कर दिया। इतने संस्कार आजकल किसे आते हैं। कमला देवी मनी मन बहुत खुश हो रही होती है। शादी को कुछ दिन बीत चुके होते हैं। एक शाम राघव खुशी खुशी नीचे आता है। नेहा ऊपर कमरे में तैयार हो रही होती है। अरे मम्मी, आज मैं नेहा को डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। हाँ बेटा लेकर जाओ, लेकिन टाइम से वापस आ जाना। तुम्हें पता है ना हमारे घर में सब सुबह 5 बजे उठते हैं। जी मम्मी। थोड़ी देर बाद ऊपर से नेहा नीचे उतर कर आती है। उसने ब्लैक कलर की बॉडी फिटेड लॉन्ग ड्रेस पहन रखी होती है। बाल खुले और हल्का मेकअप किया होता है। जैसी कमला देवी की नजर नेहा पर पड़ती है, उनकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। ये सब क्या है? पूरा घर अचानक शांत हो जाएगा। शिल्पा डरकर नेहा की तरफ देखने लगेगी। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। कपड़े पहनने का जरा भी लिहाज नहीं है क्या? मम्मी जी, आजकल का जमाना मॉडर्न है और हमारा घर भी इतना मॉडर्न है, तो सोच इतनी छोटी क्यों? कमला देवी गुस्से में नेहा के पास आ गई। जाओ अभी जाकर कपड़े बदल कर आओ, और जब मैं अपनी बेटी को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देती तो तुम तो मेरी बहू हो। आज से सिर पर पल्लू और साड़ी, यही पहनावा होगा तुम्हारा। नेहा गुस्से से दांत भींच लेगी। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई देती है। सब कुछ कमला देवी के हिसाब से चलता है। घर का माहौल इतना सख्त होता है कि कोई जोर से हंस भी नहीं सकता है। सब लोग जैसे सांस भी उनकी इजाजत से लेते हैं। एक दिन पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी में गया होता है। शादी का हॉल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा होता है। डीजे की तेज आवाज गूंज रही होती है। सभी लोग डांस फ्लोर पर मस्ती से नाच रहे होते हैं। मुकुल, राघव और रिया भी हंसते हुए डांस कर रहे होते हैं। शिल्पा भी धीरे धीरे उनके साथ थिरक रही होती है। तभी डांस करते करते अचानक शिल्पा का पल्लू उसके सिर से नीचे खिसक जाता है। उसे खुद ध्यान नहीं रहता। तभी दूर बैठी कमला देवी की नजर उस पर पड़ जाती है। शिल्पा इधर आओ। शिल्पा डरते डरते उनके पास जाती है। कमला देवी उसे साइड में ले जाकर उसका हाथ पीछे की तरफ जोर से दबा देती है। मम्मी जी, शर्म नहीं है क्या तुझे? मर्दों के साथ कैसे नाच रही थी? ऊपर से सर से पल्लू उतर गया, सारा बदन दिख रहा था तेरा। सॉरी मम्मी, डांस करते करते पता ही नहीं चला। अभी सही कर लेती हूँ। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो घर जाकर हिसाब होगा। शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से पल्लू सिर पर रख लेती है और चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। अगले दिन दोपहर को रिया अपने कमरे में खड़ी शीशे के सामने जीन्स ट्राई कर रही होती है। वो खुद को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही होती है। तभी शिल्पा और नेहा वहां आ जाते हैं। दीदी, आप तो इस घर की बेटी हो, कम से कम आप तो ऐसे कपड़े पहन लिया करो। आजकल की लड़कियां कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। हाँ दीदी, कॉलेज जाती हो आप, बिल्कुल अजीब नहीं लगता। क्या बताऊं भाभी, अजीब तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करूं, मम्मी मेरी जान निकाल देंगी। मैं समझ सकती हूँ दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस घर में इंसान चाहे मर जाए लेकिन संस्कार खत्म नहीं होने चाहिए। मम्मी को संस्कारों से बहुत प्यार है। दोनों बहुएं रिया को जबरदस्ती मनाने लगती हैं। पहन लो ना दीदी, कुछ नहीं होगा। हाँ, आज तो ट्राई कर लो। दोनों के कहने पर रिया डरते डरते जीन्स पहन लेती है और नीचे हॉल में चली जाती है। जैसी कमला देवी की नजर उस पर पड़ती है, उनका चेहरा आग बबूला हो जाता है। तुझे अकल नहीं है क्या? ये कैसे कपड़े पहनकर आई है? मम्मी, अब तो 2026 चल रहा है, कम से कम सोच थोड़ी बदल लीजिए। जीन्स पहनने में कोई बुराई नहीं होती। रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। कमला देवी रिया का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में घसीट कर ले जाती हैं। दरवाजा बंद कर देती हैं। अंदर रिया के रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। मम्मी छोड़ दीजिए प्लीज। बाहर खड़ी शिल्पा और नेहा डर से कांपने लगती हैं। थोड़ी देर बाद रिया अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। उसके गाल पर चोट के निशान होते हैं। तभी शिल्पा और नेहा धीरे धीरे उसके पास आती हैं। दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि मम्मी इस हद तक पहुंच जाएंगी। अगर सूट पहनने से ही संस्कार दिखते हैं तो आज की दुनिया में कोई संस्कारी नहीं। सारी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। मम्मी के हिसाब से तो वो सारी लड़कियां बेशर्म हैं। इस घर की सोच का कुछ नहीं हो सकता।
तीनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। कमला देवी दोनों बेटों को हमेशा अपनी बहुओं के खिलाफ भड़काती रहती हैं। बेटा अपनी बीवी को टाइट करके रखो, आज इसने सर पर पल्लू नहीं रखा था। नेहा आज रसोई में बिना पल्लू के घूम रही थी, बहुओं को मर्यादा में रहना चाहिए। मुकुल और राघव भी माँ की बातों में आकर अपनी बीवियों को डांटने लगते हैं, लेकिन जब घर के मर्द बाहर होते हैं तब कमला देवी बहुओं से प्यार से बात करती हैं। शिल्पा बेटा, तेरी तबीयत ठीक है ना? नेहा, तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जैसे ही मोहन जी या बेटे घर लौटते हैं, कमला देवी का चेहरा बदल जाता है। बहू, पल्लू कहाँ है? कितनी बार कहा है सर ढक कर रखा करो। अगले दिन शिल्पा और नेहा मार्केट जाने के लिए तैयार होती हैं। दोनों ने साड़ी पहन रखी होती है, लेकिन सिर पर पल्लू नहीं होता। जैसे ही दोनों गेट से बाहर निकलने लगती हैं, पीछे से कमला देवी की तेज आवाज गूंजती है। अकल है दोनों को या बिल्कुल बेच खाई हो? बाहर जा रही हो वो भी नंगे सर। मम्मी जी, ऐसा क्या कर दिया हमने? साड़ी तो पहन रखी है। शिल्पा डरकर चुप हो जाती है। अगर ये सर से पल्लू हटाया ना तो टांगे तोड़ दूंगी, अभी घर से निकलवा दूंगी। दोनों चुपचाप पल्लू सिर पर रख लेती हैं और सड़क पर निकल जाती हैं। दीदी, आपकी मम्मी का व्यवहार थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये पहले भी ऐसी थी? हाँ, थी तो पहले से ऐसी ही, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। आज के जमाने में कोई इतना सख्त होता नहीं है जितना मम्मी बनकर दिखाती है। अगले दिन सुबह घर के बाहर सब्जी वाले का बड़ा सा ठेला खड़ा होता है। ठेले पर ताजी ताजी सब्जियां रखी होती हैं। आसपास कई औरतें भी वहां खड़ी सब्जियां खरीद रही होती हैं। शिल्पा और नेहा भी साड़ी पहने बाहर खड़ी होती हैं, लेकिन आज दोनों थोड़ा खुश दिखाई देती हैं। अरे भैया, थोड़ा तो कम कर दो, रोज रोज आते हैं हम आपके पास। जी भाभी जी, इससे कम में तो मुझे घाटा हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है भैया अपने लिए अलग से पैसे निकाल रहे हैं और हमें इतनी महंगी सब्जी दे रहे हैं। वहां खड़ी सारी औरतें हंसने लगती हैं। अरे नेहा तो कैसी बातें करती है। अरे भाभी जी, हम गरीब लोग इतना कहाँ बचा पाते हैं। दोनों बहुएं भी खुलकर हंसने लगती हैं। तभी घर की खिड़की से कमला देवी की नजर उन पर पड़ती है। उनका चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। वो तुरंत बाहर आती हैं। शिल्पा, नेहा, अंदर आओ दोनों। दोनों बहुएं तुरंत चुप हो जाती हैं और सिर झुकाकर घर के अंदर चली जाती हैं। मेरी नाक कटवाकर मानोगी क्या? सब्जी वाले से भी ऐसे हंसी मजाक कर रही थी तुम लोग। मम्मी जी, बस ऐसे ही। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? ऐसे भी कोई करता है भला? इतने ऊंचे परिवार की बहुएं होकर सड़क पर खड़े होकर मर्दों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मम्मी, सब्जियों में थोड़ा मोल भाव तो करना ही पड़ता है। ऐसे क्या किसी से भी लूट जाए? क्या तुम किसी गरीब परिवार की बहू हो जो तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं? जितने पैसे उसने बोले थे उतने देकर चली आती। दोनों बहुएं चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। अगले दिन दोपहर को कमला देवी का कमरा अंदर से बंद होता है। अचानक कमरे के अंदर से किसी चीज के गिरने और मारपीट जैसी आवाजें आ रही होती हैं। बाहर खड़ी शिल्पा और नेहा डर जाती हैं। दोनों जल्दी से दरवाजा खटखटाने लगती हैं। मम्मी जी, दरवाजा खोलिए। मम्मी जी, सब ठीक है ना? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सामान गिरने की आवाजें आती रहती हैं। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। कमला देवी बिल्कुल सामान्य दिख रही होती हैं। नेहा और शिल्पा बार बार उनकी तरफ शक भरी नजरों से देख रही होती हैं। मम्मी जी, कल आपके कमरे से मारपीट जैसी आवाजें आ रही थी, कोई बात है क्या? अरे नहीं, कांच का ग्लास हाथ से गिर गया था बस। नेहा और शिल्पा एक दूसरे को देखने लगती हैं। अगले दिन सुबह मोहन जी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उन्होंने महंगा सूट और हाथ में बैग ले रखा होता है। आज मेरी बिजनेस मीटिंग है, 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा। मोहन जी घर से निकल जाते हैं। शाम होते ही कमला देवी अपनी बहुओं के पास आती हैं। बेटा, मैं अपनी दोस्त प्रिया के घर जा रही हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से बुखार आ रहा है उसे। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से जाइए। कमला देवी बैग लेकर घर से निकल जाती हैं, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन बीत जाते हैं। कमला देवी वापस नहीं आती हैं। पता नहीं मम्मी इतने दिनों के लिए कहाँ गायब हो गई। हाँ, बताया तो बुखार था, लेकिन कोई इतना समय थोड़ी रुकता है। दोनों अपने अपने पतियों से बात करती हैं। पता नहीं मम्मी जी अब तक घर क्यों नहीं आई। तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मम्मी को पता है वो क्या कर रही हैं। दूसरी तरफ, मैंने तो बस पूछा था। हर वक्त उनकी जांच पड़ताल मत किया करो। दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। अगले दिन मुकुल और राघव अपनी बहन रिया को कॉलेज छोड़ने जा रहे होते हैं। रिया पीछे सीट पर उदास बैठी होती है। अगर कॉलेज के अलावा कहीं और गई ना तो टांगे तोड़ दूंगा। तुझे पता है ना मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है। भैया, थोड़ा तो भरोसा करो अपनी बहन पर। इस जमाने के होकर भी इतना शक करते हो। दोनों भाई चुपचाप हो जाते हैं। रिया खिड़की के बाहर देखते हुए आंसू पोंछने लगती है। रात को शिल्पा और नेहा अपने कमरों में बैठी पतियों से बात कर रही होती हैं। नेहा बहुत गुस्से में दिखाई दे रही होती है।
आपको थोड़ा तो स्टैंड लेना चाहिए हमारे लिए। मम्मी 24 घंटे संस्कारों का ज्ञान देती रहती हैं। कभी तो हमारे फेवर में भी बोला करो। तुम्हारे ऐसे काम नहीं है जो मैं तुम्हारा स्टैंड लूं। आप जानते हो ना इस घर का माहौल, थोड़ा तो साथ दिया करो मेरा। अरे बस करो, तुम्हारी चिक चिक सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। कमरे की आवाजें धीरे धीरे तेज हो जाती हैं और बाहर तक आने लगती हैं। तभी अचानक कमला देवी गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। जरा भी अक्ल है तुम दोनों में? आवाज इतनी तेज बाहर क्यों आ रही है? दोनों बहुएं एकदम चुप हो जाती हैं। मैं और सासों की तरह नहीं हूँ जो अपने बेटों को बहुओं से सुनवाती रहूं। आइंदा मेरे घर में ऐसा ना हो। मम्मी जी, आप अपने संस्कार रहने दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि हम मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाएं। नेहा, अगर टेप लगानी पड़ेगी तो मैं खुद लगा दूंगी। कमला देवी बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को घूरने लगती हैं। मम्मी जी, कोई 1900 का जमाना नहीं चल रहा है जहाँ औरतें चुपचाप मुंह सिलकर बैठी रहें और अन्याय सहती रहें। और एक बात याद रखो, ये मेरा घर है। अगर मेरे संस्कारों के खिलाफ जाने की कोशिश करी ना तो तुम्हें घर से बेघर कर दूंगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। शिल्पा डर जाती है, लेकिन नेहा पहली बार कमला देवी की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है। रात को राघव और नेहा डिनर करके अपनी गाड़ी से घर वापस लौट रहे होते हैं। घर के बाहर गाड़ी रुक जाती है। दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अरे अच्छा हुआ आज थोड़ा टाइम साथ में मिल गया। हाँ, वरना इस घर में तो सांस लेने तक का टाइम नहीं मिलता। दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक राघव रुक जाता है। अरे नेहा, तुम्हारा पर्स तो गाड़ी में ही रह गया। ओ नो, उसमें मेरे काम के जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। चलो मैं गाड़ी खोल देता हूँ, तुम पर्स ले आओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। राघव घर के अंदर चला जाता है। नेहा गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना पर्स ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा हो। नेहा तुरंत पलटकर देखती है। दूर अंधेरे में सिर्फ किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है और उसके सीधे खुले बाल हवा में उड़ रहे होते हैं। अरे, ये कौन गया? नेहा ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो परछाई जल्दी से घर के पीछे वाले रास्ते की तरफ गायब हो जाती है। इतनी रात को हमारे घर से कौन निकल सकता है? लगता है मेरा वहम होगा। रात में पता नहीं दिमाग क्या क्या सोचने लगता है। नेहा खुद को समझाकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन रात के करीब 2 बजे पूरा घर गहरी नींद में डूबा होता है। तभी मुकुल ऑफिस से बहुत लेट लौटता है। शिल्पा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है और चुपके से जाकर गेट खोल देती है। यार खाना लाकर दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। दोनों धीरे धीरे कमरे की तरफ जाते हैं। आप तो रोज लेट आते हो। खाना भी मुझे ही गर्म करना पड़ता है और आपकी मम्मी मुझे सुनाने लगती है। खुद तो 5 बजे उठ जाती है, लेकिन मेरी हालत नहीं समझती। प्लीज यार पहले खाना दे दो। शिल्पा बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। वो गैस ऑन करके खाना गर्म करने लगती है। तभी अचानक ऊपर जीने से किसी के उतरने की आवाज आती है। शिल्पा धीरे धीरे पलटकर ऊपर देखती है और उसे देखकर उसके हाथ से चम्मच लगभग गिर जाता है। सामने कमला देवी उतर रही होती है, लेकिन इस बार उनका रूप बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है और बाल स्ट्रेट और खुले और मेकअप। मम्मी जी? कमला देवी भी एक पल के लिए रुकती हैं और जल्दी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। शिल्पा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई देती है। अगली सुबह नेहा और शिल्पा रसोई में अकेली खड़ी होती हैं। नेहा, तुझे पता है कल रात मैंने क्या देखा? क्या हुआ दीदी? मैंने मम्मी जी को शॉर्ट ड्रेस में देखा। रात को करीब 1:30 बजे वो कहीं जा रही थी। नेहा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। शॉर्ट ड्रेस में? नेहा अचानक कुछ सोचकर डर जाती है। मतलब परसों रात मैंने जो परछाई देखी थी वो मम्मी जी की थी? दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। हम कोई सपना तो नहीं देख रहे ना? मम्मी जी खुद संस्कारों की इतनी बातें करती हैं। दीदी, हमें पता लगाना पड़ेगा। जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। मुझे तो समझ नहीं आता इतने सालों से इस घर में क्या क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने पतियों से ये बात बताने की कोशिश करती हैं। मुकुल, कल रात मैंने मम्मी जी को शॉर्ट ड्रेस में देखा था। वो रात को बाहर जा रही थी। मुकुल अचानक गुस्से में खड़ा हो जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? गुस्से में मुकुल शिल्पा पर हाथ उठा देता है। मुकुल, मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ, नहीं, सच में मैंने भी किसी को देखा था उस रात। आइंदा मेरी मम्मी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। नेहा चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा शक दिखाई देता है। अगली सुबह घर के गार्डन में हल्की धूप फैली होती है। शिल्पा और नेहा चुपचाप बैठी होती हैं। दीदी, हमें कुछ करना होगा। पता तो लगाना पड़ेगा कि घर में ये सब क्या चल रहा है। लेकिन अगर मम्मी जी को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। अब डरने से कुछ नहीं होगा। इतने संस्कार के पीछे जरूर कोई बड़ा सच छिपा है।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और पहली बार उन्हें महसूस होता है कि कमला देवी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दुनिया उन्हें समझती है। अगली रात दोनों बहुओं ने अपने मोबाइल में रात 1 बजे का अलार्म लगा रखा होता है। पूरा घर गहरी नींद में डूबा होता है। तभी अचानक नीचे से किसी दरवाजे के खुलने और हील्स की आवाज आने लगती है। नेहा और शिल्पा की एकदम आंखें खुल जाती हैं। दोनों जल्दी से अपने अपने कमरों से बाहर निकलती हैं। उन्होंने मुंह पर चुन्नी ढक रखी होती है ताकि कोई पहचान न सके। दीदी, लगता है मम्मी जी निकल रही हैं। चल जल्दी, वरना फिर गायब हो जाएंगी। दोनों धीरे धीरे नीचे झांक कर देखते हैं। कमला देवी शॉर्ट ड्रेस पहनकर चुपके से घर से बाहर निकल रही होती हैं। बाल खुले और हाथ में छोटा पर्स। कमला गाड़ी में बैठ जाती हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ दोनों बहुएं जल्दी से बाहर खड़े एक ऑटो में बैठ जाती हैं। भैया, सामने वाली गाड़ी का पीछा करो। दूर कुछ जाने के बाद ड्राइवर रियर मिरर में देखता है कि पीछे एक ऑटो लगातार उनकी गाड़ी के पीछे आ रहा है। मैडम, पीछे कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या? जल्दी गाड़ी कहीं और मोड़ो, पीछा छुड़ाओ। ड्राइवर तेजी से गाड़ी अलग अलग गलियों में घुमाने लगता है। ऑटो वाला कंफ्यूज हो जाता है। अरे मैडम, गाड़ी कहाँ गई पता ही नहीं चला। अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दोनों बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिरकार दोनों वापस घर लौट आती हैं। अगले दिन रात को दोनों फिर तैयार बैठी होती हैं। कुछ देर बाद कमला की गाड़ी शहर से दूर एक बड़े फार्म हाउस के सामने आकर रुकती है। इस बार बहू उनके पीछे ही होती हैं। अंदर तेज म्यूजिक बज रहा होता है। रंग बिरंगी लाइट चमक रही होती हैं। नेहा और शिल्पा दीवार के पीछे छिपकर अंदर झांकती हैं और जो देखती हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर लड़के लड़कियां डांस कर रहे होते हैं। सबके हाथों में गिलास होते हैं। कुछ लोग स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं और बीच में कमला देवी बिकनी पहनकर डांस कर रही होती है। हाथ में गिलास और वो जोर जोर से हंस रही होती है। ये हमारी मम्मी जी हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, घर में ये सब चल रहा था इतने सालों से। जल्दी वीडियो बनाओ, अब घर वालों को इनकी सच्चाई दिखानी पड़ेगी। दोनों छिपकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हैं। अगले दिन सुबह कमला देवी घर में पूजा कर रही होती हैं। बेटा, मैं आज कीर्तन में जा रही हूँ। जी मम्मी जी। कमला घर से साड़ी पहनकर निकलती है लेकिन रास्ते में गाड़ी रोककर कपड़े बदल लेती हैं। फिर वो एक लाउंज में पहुंच जाती हैं जहां तेज म्यूजिक बज रहा होता है। वहां लड़कियां छोटे कपड़ों में नाच रही होती हैं। सबके हाथों में गिलास। कमला भी उन्हीं के साथ हंसती दिखाई देती है। देखो दीदी, घर में लोगों को संस्कार बांटती फिरती हैं और यहाँ आकर खुद अलग ही रूप बना लेती हैं। अगले दिन कमला फिर झूठ बोलकर घर से निकलती है। इस बार वो कुछ लड़कों के साथ कैफे में बैठी होती है। ये तो बिल्कुल अलग इंसान लग रही है और हमें हर वक्त पल्लू का ज्ञान देती रहती हैं। दोनों वहां भी वीडियो बना लेती हैं। रात को कमला अपनी गर्ल गैंग्स के साथ क्लब जाती है जहां जोर जोर से डांस कर रही होती है। इनका तो पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। हमें संस्कारों का ज्ञान देकर खुद बाहर ऐसे मजे ले रही हैं। उसी रात कमला घर लौटकर चुपके से नीचे बेसमेंट में जाती है। वहां एक बड़ा पुराना संदूक रखा होता है। किसी को पता नहीं होगा कि उसके पीछे एक सीक्रेट रूम छिपा है। कमला अंदर जाकर कपड़े बदलने लगती है। वहां कई सारी महंगी ड्रेस और मेकअप रखा होता है। अच्छा, तो बेसमेंट में इन्होंने अपनी सारी ड्रेस छिपा रखी है, तभी इनके कमरे में कभी कुछ नहीं दिखता। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तभी कमला जल्दी से वहां से निकलते वक्त चाबी पर्स में रखने की बजाय नीचे गिरा देती है। कमला को पता नहीं चलता और वो ऊपर चली जाती है। उनके जाते ही दोनों बहुएं धीरे से आगे आती हैं और चाबी उठा लेती हैं। दोनों धीरे धीरे रूम खोलती हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाती हैं। वहां दर्जनों शॉर्ट ड्रेस, महंगी हाई हील्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स, मेकअप का सामान रखा होता है। पूरा कमरा किसी मॉडल के ड्रेसिंग रूम जैसा लग रहा होता है। देखो, असली सच तो ये है इनका। अगले दिन दोनों फिर चुपके से स्टोर रूम तक जाती हैं। इस बार कमला देवी अंदर बैठी होती हैं। उन्होंने हाथ में अपने माँ बाप की पुरानी फोटो पकड़ रखी होती है। कमला की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। माँ, पापा, काश आप लोग होते, मैंने बहुत सहा है। कमला पुराने दिनों को याद कर रही होती है, जैसे कैसे उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते थे, कैसे उसे हर चीज के लिए रोका जाता था। कुछ देर बाद कमला आंसू पोंछकर कमरा बंद करके चली जाती है। उनके जाते ही दोनों बहुएं फिर कमरे के अंदर जाती हैं। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है, एक टेप रिकॉर्डर और ढेर सारी पुरानी तस्वीरें। तस्वीरों में कमला अपने माँ बाप के साथ मॉडर्न कपड़ों में खुश दिखाई दे रही होती है। हमें सारे सबूत मिल गए, लेकिन सही यही होगा कि हम ये बातें मम्मी जी के मुंह से सुने। हाँ, क्योंकि सच्चाई तो अब हमें समझ आने लगी है। बस ये जानना बाकी है कि आखिर मम्मी जी ऐसी बनी क्यों। रात के 3 बजे होते हैं। पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है, लेकिन आज नेहा और शिल्पा अपने कमरे में सोई नहीं होती। दोनों तैयार बैठी होती हैं।
दीदी, आज मम्मी जी का सच सबके सामने आकर रहेगा। बस भगवान करे सब ठीक हो जाए। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। दोनों खिड़की से झांक कर देखती हैं। कमला देवी शॉर्ट ड्रेस पहनकर चुपके से घर के अंदर आ रही होती हैं। जैसी कमला हॉल के अंदर कदम रखती है, अचानक पूरे घर की लाइट जल जाती है। अरे इतने बजे तक कौन जाग रहा है, लगता है लाइट खुली छोड़ दी। कमला देवी जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं। तभी अचानक नेहा और शिल्पा सामने आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी जी, हो गया आपका टाइम घर आने का? कमला का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? कमला जल्दी से ऊपर जाने की कोशिश करती है। रुको, मैं अभी आती हूँ। तभी दोनों बहुएं उनका हाथ पकड़ लेती हैं। अभी इतनी भी जल्दी नहीं है मम्मी जी, अभी सबको भी तो पता चलने दीजिए आपका सच। आपका वो सीक्रेट रूम जिसमें संस्कार नहीं, शॉर्ट ड्रेस और मॉडर्न जिंदगी छिपी है। ये तुम क्या बोल रही हो? इतनी तेज आवाज सुनकर तभी पूरे घर वाले उठकर नीचे आ जाते हैं। मोहन जी, मुकुल, राघव और रिया सब हॉल में खड़े रह जाते हैं। सबकी नजर जैसे ही कमला देवी पर पड़ती है, सभी हैरान रह जाते हैं। मम्मी, ये आप? ये सब क्या है? मम्मी? मोहन जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे कमला, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। कमला अचानक जमीन पर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। ये सब क्या हो गया? मैं नहीं चाहती थी कि ये बातें तुम सबके सामने आए, लेकिन इन दोनों ने मेरी सारी पोल खोल दी। मम्मी जी, हमें सारी सच्चाई पता है, लेकिन हम वो सच आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप इतना संस्कारी बनने का ढोंग क्यों करती थी? कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा घर शांत हो जाता है और वो सब बताना शुरू करती है। कमला अपने मायके में भी बिल्कुल कैदी की तरह रहती थी। उनका घर बहुत सख्त था। न उन्हें बाहर जाने दिया जाता था, न दोस्तों के साथ घूमने। कॉलेज भी उनके पापा खुद छोड़ने और लेने जाते थे। अरे भाई, लड़की जात को ज्यादा आजादी अच्छी नहीं लगती। लेकिन कमला की माँ हमेशा अपनी बेटी के लिए लड़ती थी। बेटी को थोड़ा खुलकर जीने दो। तुम इसको ज्यादा कुछ छूट मत दो, ये हवा में उड़ने लगी है। कुछ समय बाद बीमारी की वजह से कमला की माँ का देहांत हो जाता है। उसके बाद कमला के पापा, भाई और दादी उसे और ज्यादा रोकने टोकने लगते हैं। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में कमला अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। उसकी दोस्त शादीशुदा होती है, लेकिन फिर भी बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती थी। यार, शादी के बाद भी तो इतनी मॉडर्न है, तेरे ससुराल वाले कुछ नहीं कहते? अरे यार, सबके सामने तो अच्छी बहू बनना पड़ता है, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ। कमला उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। कुछ समय बाद कमला की शादी मोहन जी के घर हो जाती है और घर अमीर होता है, लेकिन सोच बहुत छोटी। शादी के कुछ दिन बाद मोहन जी कमला को डिनर पर ले जाने वाले होते हैं। कमला खुशी खुशी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। इसे अभी के अभी उतार दो, मम्मी ने देख लिया तो बहुत डांटेंगी। अरे कुछ नहीं होगा। जैसे ही कमला नीचे आती है, मोहन जी की माँ उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। ये क्या पहन रखा है? तुम हमारे घर की बहू हो, जाओ अभी जाकर कपड़े बदलो। कमला रोते हुए कमरे में चली जाती है। अगर आइंदा इसने मेरे सामने जुबान चलाई ना तो इसकी टांगे तोड़ दूंगी। मोहन जी कमरे में आते हैं और गुस्से में कमला पर हाथ उठा देते हैं। कहा था ना ऐसे कपड़े मत पहनो। धीरे धीरे मोहन जी भी अपनी माँ की बातों में आने लगते हैं। बहू को कब्जे में रखना सीखो। अगर रसोई में काम करते समय कमला का पल्लू नीचे हो जाता तो दादी गरम चिमटा लगा देती थी। अच्छा, अब पल्लू भी नहीं रखोगी? कमला बहुत डरने लगती है। खाना भी सबसे बाद में खाती थी। उन्हें लगता होगा कि वो मायके से निकलकर दूसरे जेल में आ गई है। फिर धीरे धीरे कमला रात को अपने पति के दूध में नींद की दवा मिलाने लगती है और चुपके से दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगती है। अब ये घर मेरे कंट्रोल में चलेगा। अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। धीरे धीरे कमला खुद वही बनने लगती है जिससे वो कभी नफरत करती थी। कमला की कहानी सुनकर पूरे घर की आंखें नम हो जाती हैं। सारी गलती पापा की है। आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जैसे हमारे पति भी हमें सपोर्ट नहीं करते। इसमें मेरी भी गलती है कमला। मुझे यही सिखाया गया था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर ही अंदर इतनी टूट जाओगी। कमला अपने हाथों के पुराने निशान दिखाती है। देखो इन्होंने मुझे कितना मारा था। उस दिन मेरे कमरे में जो आवाजें आ रही थी वो भी मुझे मार रहे थे। मुकुल और राघव शर्म से सिर झुका लेते हैं। पापा ने हमें भी यही सिखाया, इसलिए हम भी अपनी बीवियों को दबाते रहे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दोनों बेटे अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दूंगा। मतलब मुझे भी हर चीज करने की आजादी होगी? हाँ बेटा। अगले दिन पहली बार कमला निवास का माहौल बदला होता है।
घर की सारी औरतें अपनी पसंद के कपड़ों में तैयार होती हैं। कोई जीन्स पहने होगी, कोई ड्रेस, कभी हंसते हुए बाहर निकल रही होती है। तभी पड़ोस की एक औरत ताना मारती है। देखो कैसी बेशर्म औरतें, इतने साल संस्कारी बनने का ढोंग किया और अब छोटे कपड़े पहन रही हैं। तभी मोहन जी आगे आ जाते हैं। हमारे घर की औरतें जैसे उनकी मर्जी होगी वैसे कपड़े पहनेंगी। संस्कार कपड़ों से नहीं, इंसानियत से दिखते हैं। कमला देवी पहली बार खुलकर मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, आजादी के।